नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैंने सास को घर से निकलवा दिया और आज मैं मर रही हूँ। मैंने अपनी सास को चोर कहकर घर से निकलवा दिया था। 15 दिन बाद उनकी लाश कचरे में मिली और आज डॉक्टर ने कहा मैं भी कुछ दिन की मेहमान हूँ। ये मेरी सजा है। मेरे पति ने अपनी माँ को एक जोर का थप्पड़ मारकर कहा निकल जाओ मेरे घर से, फिर कभी वापस ना आना। सासू माँ ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा भगवान एक दिन इंसाफ जरूर करेगा। मैंने अपनी सासू माँ पर चोरी और गलत काम का इल्जाम लगाया था, जबकि वो तो बहुत नेक थी। बस मुझे उनसे नफरत हो गई थी। पति ने सासू माँ को घर से निकाला तो अब मैं मजे से रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही। कचरे के ढेर से उनकी लाश मिली थी। सासू माँ के जाने के बाद अचानक मेरे दिल पर घबराहट शुरू हो गई। अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती। डॉक्टर ने कहा तुम्हें एक खतरनाक बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। तुम भी कुछ दिन तक मर जाओगी। मैं बहुत रोई। एक दिन सफाई करते हुए अपने बेड की चादर हटाई तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वहां पर मेरा पति अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। शायद मोहब्बत भी कम शब्द है, वो तो उनके लिए ही जीता था। अक्सर लोगों की मोहब्बत में थोड़ी खुदगर्जी होती है, मगर उसकी मोहब्बत में एक श्रद्धा थी, जैसे माँ कोई देवी हो और बस उसी की पूजा करनी हो। वो अक्सर मुझसे कहता मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, उन्होंने मुझे पाला है। अगर वो ना होती आज मैं भी कुछ ना होता, बल्कि मैं कब का मर चुका होता। मैं जब ये सुनती तो एक बार को अच्छा भी लगता कि मेरा पति अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, उनकी कदर करता है और सच में माँ अपने बच्चों के लिए भगवान होती है। लेकिन जब वो मुझे नजरअंदाज करने लगता, मुझसे ज्यादा अपनी माँ की फिक्र करता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता। उसका इस तरह हद से ज्यादा अपनी माँ की बात मानना और उनके आगे पीछे घूमना मुझे जहर लगने लगा था। ये सब कुछ देखकर एक चुभता हुआ एहसास अंदर ही अंदर मेरे दिल को कुचलने लगा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत से सपने देखे थे। शादी के बाद मेरा पति मेरी हर फरमाइश पूरी करेगा, मुझे हर जगह घुमाने ले जाएगा। हम बड़े-बड़े होटलों में जाएंगे, वहां एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे को इतनी अहमियत देंगे कि बाकी दुनिया पीछे रह जाएगी। मगर हकीकत कुछ और निकली। वो घर आता तो सीधा माँ के कमरे में चला जाता, कभी उनके पैर दबाता, कभी उनसे दिन भर की बातें करता और मैं कमरे में बैठी उसके कदमों की आहट सुनती रहती। मैंने खुद को समझाया कि वक्त के साथ ये सब बदल जाएगा, लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा दूरियां बढ़ा रहा था। एक शाम मैंने उनसे कहा तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिलता, कभी हम बैठकर एक कप चाय साथ पी लें। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला माँ बुला रही है, बाद में बैठते हैं। वो चला गया और मैं खिड़की से बाहर देखती रह गई। दिल में अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। मेरी बातों में, मेरे कपड़ों में, यहाँ तक कि खाने में भी उसके लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। मैं कितना भी सब्र लूं, वो एक नजर देखकर नजरें हटा लेता। कुछ दिन बाद मेरा सब्र कमजोर होने लगा। मैं खुद से पूछती क्या ये मेरा कसूर है कि मुझे अपनी जिंदगी में इतनी जगह नहीं दे रहा। हर रात जब वो माँ के कमरे से देर से वापस आता तो मैं करवट बदलकर सोने का बहाना करती, मगर दिल में एक अनजानी चाहत अंगड़ाइयां लेती रहती। फिर एक दिन मेरी बचपन की दोस्त निधि घर आई। हम किचन में बैठे चाय पी रहे थे कि उसने अचानक कहा तुम खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? मैंने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन निधि ने मेरा हाथ पकड़कर कहा बात छुपाने से बेहतर है कि कह दो, शायद कोई हल निकल आए। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई, पति का प्यार, माँ की श्रद्धा और मेरे दिल की खाली जगह। निधि खामोशी से सुनती रही, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। अगर चाहो तो एक रास्ता है, उसने धीरे से कहा। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो धीरे से बोली, एक बाबा जी हैं बहुत शक्तिशाली,
वो ताबीज देंगे, पति तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम देखना वो तुम्हारे सिवा किसी को देखेगा भी नहीं। मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। ये बात डरावनी भी लगी और आकर्षक भी। निधि, ये सब सही नहीं लगता। ये पाप नहीं है, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो हंस पड़ी। पाप? अरे प्यार पाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदल लो तो क्या बुरा है। तुम अपना हक वापस लोगी, किसी का कुछ नहीं छीन रही। मैं चुप हो गई। उसके शब्द मेरे दिल में किसी बीज की तरह गिर गए थे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर अब ख्याल आ ही गया था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। अगर ये सब मुमकिन हो सकता है, अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे, अगर वो अपनी माँ से कम और मुझसे ज्यादा जुड़ जाए, तो फिर सब बेहतर हो जाएगा। अगली सुबह निधि का मैसेज आया, आज शाम फ्री हो तो साथ चलते हैं। मैंने फोन बंद कर दिया, मगर दिन भर उस मैसेज के शब्द दिमाग में गूंजते रहे। अगले दिन सुबह से ही दिल में एक अनजानी हलचल थी। रात को मैंने फैसला कर लिया था कि आज जो भी हो मैं निधि के साथ जाऊंगी। नाश्ते की मेज पर पति हमेशा की तरह माँ के पास बैठा था। मैंने जल्दी जल्दी चाय पी और कहा, दोपहर को मोहल्ले की दोस्त से मिलने जाना है। उसने बस सर हिला दिया, जैसे मेरी जिंदगी में होने वाली किसी बात से उसे खास दिलचस्पी ना हो। दिल में एक बार फिर चुभन सी हुई, मगर मैंने चुपचाप किचन समेटा और कमरे में जाकर कपड़े बदल लिए। दोपहर डलते ही निधि का फोन आया, मैं बाहर खड़ी हूँ, आ जाओ। मैंने दुपट्टा ओढ़ा और पर्स संभाला। बाहर निकलकर मैंने एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के पर्दे के पीछे माँ का साया हिलता दिखाई दिया। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे लगा कि वो जानती है मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर मैंने कदम तेज कर दिए। हम दोनों ऑटो में बैठी। निधि ने रास्ते में कोई बात नहीं की, बस बार बार मोबाइल पर वक्त देखती रही। शहर का शोर पीछे छूटता गया और गलियां तंग होती गई। एक जगह ऑटो रुका। सामने टूटी हुई इमारत थी, जिसके दरवाजे पर काले कपड़े का पर्दा लटक रहा था। दरवाजे के ऊपर पुरानी काली बोतलें उल्टी रखी थी और दीवार पर चाक से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। मैंने निधि की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, यही है। दरवाजे के करीब पहुंचते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। पर्दे के पीछे से धूप और धुएं की महक आ रही थी। निधि ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। डरो मत, बस अंदर चलना है। अंदर दाखिल हुई तो एक लंबे कमरे में धीमी रोशनी थी, जैसे बल्ब को किसी कपड़े से ढक दिया गया हो। कमरे के एक कोने में लकड़ी का तख्त बिछा था और उस पर एक बूढ़ा इंसान बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां और माथे पर एक कपड़े की पट्टी। उसके सामने छोटी सी मेज थी, जिस पर कागज, धागे, तेल के दिए और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। मैं अभी इधर उधर देख ही रही थी कि वो इंसान बोला, तुम मोहब्बत चाहती हो, मगर बीच में माँ है। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, आपको कैसे पता? वो हंस पड़ा, एक गहरी और अजीब हंसी जो मेरे दिल में उतर गई। यही मेरा काम है बेटी, लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और मैं उनका रास्ता साफ कर देता हूँ। वो मेज पर झुका और एक छोटा सा तावीज निकाला जो काले धागे में लिपटा हुआ था। ये लो, इसे दूध में घोलकर पति को पिला देना। बस कुछ दिन लगेंगे और वो तुम्हारा हो जाएगा। उसकी आंखों से बाकी सब धुंधला जाएगा। मैंने कांपते हाथ से ताबीज पकड़ लिया। निधि ने धीरे से मेरे कान में कहा, ये बहुत अजमाया हुआ है, तुम देखना सब बदल जाएगा। बूढ़े बाबा जी ने एक छोटा सा कागज भी दिया, जिस पर कुछ लिखा था, यह शब्द दिल में दोहराकर ताबीज देना, असर दुगना होगा। मैंने वो कागज पर्स में रख लिया। निधि ने अपनी चादर संभाली और बोली, चलो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वापसी पर निधि ने एक बात और बताई, ये बाबा जी हर किसी को ताबीज नहीं देते, सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनकी किस्मत में बदलाव लिखा हो। मैंने उसकी बात को दिल से लगा लिया, जैसे ये सब पहले से तय था। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी।
गली के कोने पर कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थी। मैंने कदम धीमे कर दिए कि वो कुछ ना सोचें। निधि ने धीरे कहा, याद रखो ये राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना असर खत्म हो सकता है। घर दाखिल हुई तो किचन से माँ के खांसने की आवाज आ रही थी। पति उनके साथ बैठा चाय पी रहा था। मैंने मुस्कुराकर उन्हें बुलाया। वो बोला, तुम आ गई, खाना लगा दूं? माँ ने सब कुछ तैयार कर लिया है। मैंने हाँ में सर हिलाया और किचन में जाकर चुपचाप काम करने लगी। पर्स के अंदर वो ताबीज जैसे जल रहा था। रात को जब सब सो गए, मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और पर्स से ताबीज निकाला। काली डोरी में लिपटा वो छोटा सा कागज मेरे हाथ में भारी सा था, मगर मुझे लगता था उसमें कोई छुपी हुई ताकत है। मैंने वो शब्द दोबारा पढ़े जो बाबा जी ने दिए थे। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। मैंने तावीज को अपने कपड़ों के बीच छुपा दिया। ये सोचती रही कि कब और कैसे इसे दूध में घोलूं। दिल में डर भी था, मगर उम्मीद का वजन उससे ज्यादा था। अगले दिन का प्लान दिमाग में बनता रहा। सुबह नाश्ते पर मैंने पति की पसंद का खाना बनाया। वो हैरानी से बोला, आज तो बड़े अच्छे से नाश्ता बनाया है। मैंने हंसकर कहा, बस दिल किया कुछ खास बनाऊं। उसने खाकर तारीफ की। ये पहली बार था कि उसने मेरे हाथ के खाने को सराहा। दिल में एक हल्की सी खुशी जागी कि शायद ये बदलाव की शुरुआत है। हालांकि अभी तक बीज का इस्तेमाल नहीं किया था। दिन भर मैंने सोचा कब मौका मिलेगा। दोपहर को वो ऑफिस गया तो मैंने दूध उबालकर फ्रिज में रख दिया। शाम को जब वो वापस आएगा तो शायद यही वक्त होगा। मैंने किचन की एक अलमारी में ताबीज और वो कागज रख दिया, इस ख्याल से कि जल्दी से निकाल सकूं। शाम के वक्त वो आए तो सीधा माँ के कमरे में गए। मैंने अपने दिल को समझाया कि सब्र करो, कुछ दिन बाद ये सब बदल जाएगा। आज रात शायद पहली बार वो दूध पीकर मेरे कमरे में ज्यादा वक्त गुजारेगा। ये सोचकर मैंने किचन का दरवाजा बंद कर लिया और दूध गर्म करने लगी। पर्स के अंदर छुपा वो राज अब मुझे अपनी धड़कनों के साथ महसूस हो रहा था, जैसे हर शब्द मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। मैंने एक बार फिर खुद से कहा, बस एक कदम और फिर सब बदल जाएगा। मैंने रात के दूध में ताबीज घोला। किचन की हल्की रोशनी में दूध का रंग मामूली सा बदला हुआ लग रहा था, मगर शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। कप हाथ में पकड़ा तो हथेलियों में पसीना था। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई पाप करने जा रही हूँ। कमरे में गई तो वो बिस्तर पर बैठा मोबाइल देख रहा था। मैंने कप उसके सामने रखा। वो मुस्कुराकर बोला, वह आज तो खुद अपने हाथ से दूध पिलाने का मन किया। उसने दूध का घूंट लिया और मैंने नजरें हटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे हर लम्हा गुजरने में सदियां लग रही हों। कुछ ही मिनट बाद उसके चेहरे का अंदाज नरम सा हो गया। वो मेरी तरफ देखने लगा और कहा, आज तुम कुछ और ही लग रही हो। ये पहला मौका था कि उसकी आंखों में सिर्फ मेरा अक्स था, ना कोई जल्दी ना कोई बोरियत। अगले दिन वो ऑफिस से आते हुए एक पैकेट लाया। मैंने खोला तो अंदर वो पर्दे थे जिनका मैंने महीने पहले जिक्र किया था। मैं हैरान रह गई, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैंने चाहे थे। वो हंसा, याद है तुमने कहा था कि ये ड्राइंग रूम में अच्छे लगेंगे। दिल में हल्का सा सुकून हुआ और साथ ही एक सवाल भी, क्या ये सब तावीज का असर है जहाँ उसका दिल बदल रहा है। उसी शाम माँ ने पूछा, बेटा दवाई खा ली? वो अखबार पढ़ रहा था। उसने सुनी अनसुनी कर दी। पहले तो वो माँ की हर बात का जवाब देता था, मगर आज जैसे उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। मैंने दिल में भगवान का शुक्र किया, मगर कहीं हल्का सा डर भी पैदा हुआ कि शायद दूरियां बढ़ती जाएंगी। उसके बाद रोज ही कुछ ना कुछ नया होने लगा। वो ऑफिस से सीधा मेरे पास आता, बातें करता, कभी हम मिलकर खाना बनाते, कभी छत पर जाकर चाय पीते। एक रात उसने कहा, याद है शादी के बाद हमने कहा था कभी छत पर बैठेंगे, आज पूरा कर लेते हैं। हमने देर तक शहर की रोशनियों को देखा और वो बस मेरी बात सुनता रहा। रातों को वो सपनों में मेरा नाम पुकारता।
मैं जागती तो उसके होंठ हिल रहे होते, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक रात मैंने करीब होकर सुना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। माँ के कमरे की बत्तियां बुझने लगीं। पहले वो हर शाम उनके कमरे में जाकर बैठता था, अब बस कभी कभार झांक लेता। माँ अकेले टीवी देखती और मैं जानबूझकर उनसे बात करने से बचने लगी। मेरी हंसी में पहली बार जीत का घमंड चमका, जैसे बरसों बाद मैंने अपनी जगह बना ली हो। निधि को मैंने फोन किया, वो खुशी से हंसने लगी। तो फिर असर हुआ? मैंने धीरे से कहा, हाँ वो मेरा हो रहा है। निधि ने नसीहत दी, कुछ दिन और पिला दो, फिर रुक जाना, ज्यादा मत करना वरना उल्टा असर भी हो सकता है। मैंने सीधे से पूछा, कुछ नुकसान तो नहीं? वो बोली, प्यार में हिसाब कौन करता है। मैंने बात खत्म की, मगर दिल में इस बात को बार बार दोहराती रही। अगले दिन उसने सुझाव दिया, कल कहीं बाहर चलते हैं, बस तुम और मैं। ये बात सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि पहले उसके हर प्लान में माँ शामिल होती थी। हम पार्क गए, आइसक्रीम खाई और देर तक बातें करते रहे। इस दौरान उसने कई बार मेरा हाथ पकड़ा और हर बार मुझे लगा जैसे ये वही चाहत है जो मैंने बरसों से मांगी थी। घर वापस आए तो माँ लॉन में बैठी थी। वो बोली, बेटा तुम तो पूरा दिन बाहर थे, मैं इंतजार करती रही। वो बस हल्का सा मुस्कुराया और अंदर चला गया। मैंने एक लम्हे को माँ के चेहरे को देखा। वो खामोश थी, मगर उनकी आंखों में सवाल छुपे हुए थे। रात को वो देर तक मेरे साथ बैठा। हमने साथ खाना खाया, पुरानी तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में उसकी बचपन की जन्मदिन की तस्वीर थी, जिसमें वो माँ के साथ केक काट रहा था। मैंने तस्वीर वापस रख दी। दिल में एक अजीब सा एहसास था कि मैं इस जादू से मुकाबला कर रही हूँ। कुछ दिनों में उसकी आदतें और बदलने लगी। वो मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करता, यहाँ तक कि ऑफिस जाने से पहले भी कहता, कुछ चाहिए तो बता दो। एक दिन मैंने कहा, माँ के लिए दवाई ले आना, तो उसने टाल दिया, कल ले आऊंगा, आज देर हो रही है। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई मेरी तरफ झुकने लगा है। मैंने तब बीज दूध में घोलने का सिलसिला जारी रखा। कभी कभी वो कहता, आज दूध बहुत मीठा है, क्या डाला है? मैं हंसकर कहती, बस प्यार, और वो मुस्कुरा देता। माँ की आवाजें अब घर में धीमी पड़ गई थी। पहले वो हर बात पर टोका करती थी, कभी कोई तरकीब बताती, कभी कहती खाना नमकीन है या फीका, मगर अब वो ज्यादातर चुप रहती थी। शाम के वक्त जब मैं और वो लॉन में बैठते थे, तो अब वो लम्हे गायब हो गए थे। खाने की मेज पर भी फर्क आ गया था। पहले 3 प्लेटें लगती थी, अब अक्सर 2 ही रह जाती। मैं और वो अक्सर माँ कह देती, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। वो मेरी हंसी को गीत बनाकर सुनाता, जैसे मेरी हर बात उसके लिए नया गाना हो। और माँ की खांसी को वो सिर्फ हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर देता। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, जब माँ धीरे से आई और कहा, बेटी ये क्या हो रहा है? तुम दोनों अलग अलग रहने लगे हो और मैं भी तुमसे दूरी महसूस कर रही हूँ। मैंने नजरें झुका ली, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये शब्द मेरे होठों से निकले, मगर दिल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। वो मेरी जरा सी नाराजगी पर भी घबरा कर माफी मांगता। एक दिन रात का खाना देर से तैयार हुआ तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बाहर खा लेंगे, और मुझे गाड़ी में बिठाकर होटल ले गया। वापस आई तो माँ दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने देखा वो हमारे हाथ में खाने के पैकेट पर एक लम्हे को रुकी और फिर अंदर चली गई। माँ के लिए ना उसके पास वक्त रहा ना मेरे। दिन भर वो ऑफिस में रहता और शाम मेरे साथ गुजारता। माँ का कमरा अक्सर बंद रहने लगा, और अगर खुला होता तो अंदर सिर्फ टीवी की धीमी आवाज सुनाई देती। मोहल्ले वालों ने भी बातें शुरू कर दी। एक दिन दुकान से वापसी आते हुए मैंने 2 औरतों को सुना। पहले तो बहू सास के साथ हर जगह दिखाई देती थी, अब तो लगता है अलग हो गई है। मैं जल्दी से वहां से गुजर गई, मगर उनके शब्द कान में गूंजते रहे। इसी दौरान निधि का फोन आया।
उसने पूछा, क्या अब वो तुम्हारा पूरा हो गया है? मैंने कहा हाँ, मगर अभी भी कभी कभी वो माँ के पास चला जाता है। निधि हंस पड़ी, तो फिर फासला पूरा करो, तभी रिश्ता मजबूत होगा। जब तक माँ बीच में रहेगी तुम्हारी जगह पूरी नहीं बनेगी। मैं खामोश रही, मगर दिल में उसके शब्द बैठ गए। शाम को खाने के बाद मैंने वो बात छेड़ दी। माँ, मैं सोच रही हूँ कि हमें अलग रहना चाहिए। ये बात कहते हुए मेरे शब्द चाकू बन गए। माँ ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर कुछ पल खामोश रही। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादों के अक्स तैर गए। वो धीरे से बोली, ठीक है बेटा, जब माँ की जगह कम हो जाए, माँ खुद कम हो जाती है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। माँ ने अपना छोटा सा बैग निकाला। मैंने सोचा शायद वो बाद में पैकिंग करेगी, मगर वो तुरंत कपड़ों को तह करके बैग में रखने लगी। पति उस वक्त अखबार पढ़ रहा था। उसने ये नजारा देखा और मेरी तरफ देखा, जैसे उसके फैसले की डोर मेरे हाथ में हो। मैंने आंखें बंद करके हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह माँ नाश्ते के बाद दरवाजे तक आई। उनके हाथ में बैग था और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, वो जा रही है, शायद लंबे अरसे तक वापस ना आ सके। माँ कुछ गलियां दूर मौसी के जहाँ ठहरी। पति ने कहा, वहाँ आराम से रहेंगी, मौसी के बच्चे भी हैं, बातों में वक्त अच्छा गुजरेगा। मैंने बस सर हिला दिया। घर में सुकून था, मगर वो सुकून अजीब सा था, जैसे कोई मुजरिम पाप के बाद सांस ले रहा हो। खामोशी हर कमरे में बैठी थी और हर हंसी के पीछे एक धीमी सरगोशी चलती रहती थी। मैंने तबीज देना बंद कर दिया। सोचा अब जरूरत नहीं, मकसद पूरा हो चुका है। वो अब भी वैसा ही था, दीवाना बनकर मुझ पर मेहरबान। सुबह ऑफिस जाने से पहले पूछता, आज शाम क्या खाएंगे, और रात को देर तक बैठकर बातें करता। कभी पुरानी फिल्में लगाता, कभी मीठे गीत सुनाता। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब अब मेरे होने की आदत है, ना कि किसी तबीज का असर। एक रात मैंने सपना देखा। मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी और सामने गेट के पीछे माँ खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस गहरी नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे आंखों से ही सवाल कर रही हो। मैंने पलक झपकाई तो वो धुंध की तरह गायब हो गई। सुबह उठते ही दिल भारी सा था। उसी दिन दोपहर में फोन आया। दूसरी तरफ एक बारी आवाज ने कहा, मौसी का बेटा बोल रहा हूँ, आपकी सास की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाएं। मैंने कप कांपते हाथों से रखा। पति को खबर दी तो उसका रंग उड़ गया। चलो अभी वक्त खराब मत करो। हम अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक डॉक्टर खड़ा था। हमें अंदर जाने का इशारा किया। बिस्तर पर माँ लेटी थी। चेहरे पर एक सुकून था, मगर आंखें बंद, जैसे सारे शब्द कहे जा चुके हों। पति ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। माँ, आंखें खोलो, मगर जवाब खामोशी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, दिल ने काम करना बंद कर दिया। हमने पूरी कोशिश की। पति के कंधे कांपते रहे, आंखों से आंसू टूटकर गिरे। मैं बस वहां खड़ी पत्थर बन गई। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कानों में पानी भर गया हो और दुनिया की आवाजें धीमी पड़ गई हो। अंतिम संस्कार के बाद लोग जमा थे। कुछ तसल्ली दे रहे थे, कुछ बस मुझे देख रहे थे। उनकी नजरें अजीब थी, जैसे सच मेरे माथे पर लिखा हो और वो उसे पढ़ रहे हों। एक पड़ोसन ने धीरे से कहा, भगवान माफ करे, माँ बेटे को जुदा होना कभी अच्छा नहीं होता। मैंने नजरें फेर ली। घर लौटे तो मैंने खुद को तसल्ली दी, मैंने क्या ही किया है, बस हालात ऐसे बन गए। मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात को वो कमरे में आया। वो खामोश बैठा रहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पहली बार मेरा हाथ झटक दिया। मुझे अकेला छोड़ दो, ये शब्द मेरे कान में चुभ गए। उसकी आंखों में सवाल जमा होने लगे थे, वो सवाल जो मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैंने रोशनी बुझा दी, कहीं सवालों के साए मुझे घेर ना ले। मगर हकीकत ये थी कि वो सवाल तो मेरे कमरे में पहले से बैठे थे। अगले दिन वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। खाने की मेज पर बस हल्की सी आवाज में पूछा, माँ के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक था ना?
मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर मैंने नजरें झुका ली। दोपहर में मोहल्ले की औरत तसल्ली देने आई। उन्होंने कहा, हमने तो हमेशा देखा कि वो तुम्हारी तारीफ करती थी, बस आखिरी दिनों में थोड़ी खामोश रहने लगी थी। मैंने बस मुस्कुराकर पानी का गिलास उनके सामने रख दिया। शाम को निधि का फोन आया। वो धीरे से बोली, मैंने खबर सुनी, दुख हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब? उसने बात काट दी, सोचना मत, कभी कभी किस्मत भी अपना खेल खेलती है। रात को वो देर से आया, बिस्तर पर लेटा तो कुछ देर बाद बोला, काश मैं उनके पास ज्यादा वक्त गुजारता। मैंने धीरे से कहा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसे वो शब्दों में नहीं डाल रहा था। 2 दिन बाद मौसी का फोन आया। बेटा, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो। मैंने हाँ में जवाब दिया, मगर अंदर एक चुभन बढ़ गई। अब घर में हर चीज याद दिलाती थी। ड्राइंग रूम का खाली कोना, किचन में उनकी पसंदीदा चाय की डिब्बी, लॉन में वो कुर्सी जिस पर वो शाम गुजारती थी। मैं चाहती थी कि ये सब चीजें नजर ना आए, मगर हटाने की हिम्मत भी नहीं थी। वो भी बदल गया था। अब वो कम हंसता, ज्यादा सोच में रहता। कभी कभार मुझे देखकर खामोशी से कमरा छोड़ देता, जैसे उसके अंदर कोई शक बैठ गया हो। मैं जानती थी कि ये खामोशी मामूली नहीं। मैंने कई बार सोचा कि सब कह दूं, मगर शब्द मेरे गले में फंस जाते। शायद इसीलिए कि मैं खुद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो हुआ उसमें मेरा हाथ था। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। खिड़की के बाहर हवा हल्की हल्की चल रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आंख खोली तो वो मेरे सामने बैठा था, आंखें सुर्ख और चेहरा तनाव से भरा हुआ। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी उठी, जैसे नींद से जाग गया हो। वो बाल पकड़ते हुए बोला, तुमने क्या किया था? उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने रोकर कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर शब्द खुद ब खुद निकल गए। वो हंसा नहीं, रोया भी नहीं, सिर्फ अलमारी की तरफ गया, दरवाजा खोला और अंदर से एक बड़ा आईना निकाला। उस आईने को मेरे सामने किया और जैसे मेरी सांस रुक गई। मेरा चेहरा काला था, बिल्कुल काला, जैसे किसी ने कालिख मल दी हो। मैं चीख उठी, हाथों से चेहरा मलने लगी, मगर कालिख उतरती ना थी। हर बार उंगलियां चेहरे पर फिसल जाती और धब्बे जैसे और गहरे हो जाते। वो बोला, सच बताओ वरना ये स्याही सबको दिखाऊंगा। उसकी आवाज में धमकी थी और मैंने पहली बार महसूस किया कि ये मामला सिर्फ हमारे बीच नहीं रहेगा। मैंने दोबारा आईने में देखा, आंखों के गिर्द गहरे धब्बे थे, होंठों पर एक मोटी सी काली लकीर खिंची हुई थी। ये सब देखकर मुझे निधि की आवाज याद आई, ये राज किसी को ना पता चले। उस वक्त ये बात एक सलाह लगती थी, अब ये किसी बद्दुआ की तरह गूंज रही थी। मैंने नजरें चुराई, लेकिन दिल में एक सवाल आया, क्या ये सब सिर्फ वहम है? लेकिन जब मैंने दोबारा पति की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी नफरत की काली स्याही थी, जैसे मेरे अंदर का जहर उस तक पहुंच चुका हो। वो अचानक मेरी तरफ बढ़ा और मेरा फोन मेज से उठा लिया। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर उसने एक झटके से हाथ पीछे कर लिया। फोन की स्क्रीन पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। लॉग खोलकर देखा, मैसेज खोले और फिर एक के बाद एक स्क्रीनशॉट देखता गया। निधि का नाम बार बार चमक रहा था। उसके होंठ सख्ती से बंद हो गए। ये सब क्या है? उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द गले में अटक गए। वो बोला, कल सुबह हम उसी बाबे के पास जाएंगे और ये सब मेरे सामने खत्म करोगी। उसने फैसला सुनाने के बाद फोन जेब में डाल दिया। मैंने सर झुका दिया। महसूस हुआ कि वो स्याही जो आईने में नजर आ रही थी अब गर्दन तक उतर आई है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे में खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारें भी सुन रही हो। वो बिस्तर के दूसरे किनारे जाकर बैठ गया।
मगर सोया नहीं। मैं करवट बदल कर लेट गई, मगर नींद तो जैसे कहीं और ही थी। रात भर आईना कमरे में मेरे सामने रखा रहा। उसका मुंह मेरी तरफ था। हर बार जब आंख खुलती तो मुझे लगता आईने के अंदर मेरा काला चेहरा मुस्कुरा रहा है। रात के आखिरी पहर मैंने धीरे से उठकर किचन में जाना चाहा, मगर उसने कहा जहां हो वहीं रहो, सुबह तक यहीं रहना है। मैं दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरे का हर कोना जैसे मुझ पर बोझ डाल रहा था। सुबह होने में अभी वक्त था, मगर मेरे दिमाग में रात का हर लम्हा किसी फिल्म की तरह दोहरा रहा था। मैंने कोशिश की कि चेहरा धो लूं, मगर अंदर से डर रहा था कि अगर ये सच में है तो फिर लोग मुझे कैसे देखेंगे। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबके सामने मेरा क्या रह जाएगा। वो भी सुबह तक जागता रहा, कभी फोन देखता, कभी आईने में मेरा चेहरा। एक बार बोला, तुम सोचती थी ये सब राज रहेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, तुम्हारे हर मैसेज, हर कॉल, हर पैसे का हिसाब मेरे पास है। मैंने महसूस किया कि अब वो सिर्फ पति नहीं रहा, वो एक ऐसा जज बन गया है जो मुझसे हिसाब लेने वाला है। और मैं एक ऐसी मुजरिम हूँ जिसके पास ना वकील है ना कोई गवाह। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मुझे लगा कि शायद स्याही कम हो गई हो। मैंने एक झलक आईने में देखा, मगर नहीं, वो वैसी ही गहरी थी। मैंने चादर मुंह पर डाल ली। उसने कपड़े बदले और बोला, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं जानती थी कि ये दिन मेरी जिंदगी का वो मोड़ होगा जिससे वापसी मुमकिन नहीं। सुबह हम उसी सुनसान गली में पहुंचे। रास्ते में वो एक शब्द भी नहीं बोला। गली में पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। वो पर्दा जो दरवाजे पर लटका होता था गायब था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की खामोशी अजीब सी थी। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो हैरानी और बढ़ गई। वहां ना धुआं था ना धूप की खुशबू, बस खाली चारपाइयां धूल से अटी हुई रखी थी। दीवार पर कील के निशान थे, जैसे वहां तस्वीरें जहां तवीज लटके हों और उन्हें जल्दी में उतार दिया गया हो। पति आगे बढ़ा और एक कोने में पड़ी एक तस्वीर को देखा। उसका एक कोना दीवार के साथ अटका हुआ था। कागज पर मेरा नाम साफ लिखा हुआ था और उसके नीचे एक तारीख दर्ज थी, बिल्कुल वो दिन जब मैं पहली बार जहां आई थी। साथ ही एक अधूरी प्रार्थना या मंत्र लिखा था, जैसे जल्दी में काट दिया गया हो। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये तुम्हारा सबूत है कि ये सब सोचा समझा काम है। इतने में पिछले कमरे से एक बूढ़ी पड़ोसन निकल आई। हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था और चेहरे पर हैरानी। उसने हमें देखा और कहा, बेटा, रातों रात सब भाग गए? हम दोनों ने एक साथ पूछा, क्यों? वो धीरे से बोली, ये लोग हर महीने जगह बदलते हैं, औरतों को बहलाकर पैसे बटोरते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता और ये गायब हो जाते हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। ये सब सिर्फ एक धोखा था। मैंने आंखें बंद करके सोचा, तो क्या वो तवीज, वो शब्द सब एक खेल था? पति ने तुरंत मोबाइल निकाला और निधि को कॉल मिलाई। फोन बंद था। उसने फोन दोबारा किया, फिर मैसेज भेजा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका लहजा सख्त हो गया। अब निधि के घर चलते हैं। हम दोनों तेजी से उसके मोहल्ले पहुंचे। गली में दाखिल हुए कि देखा कि दरवाजा बंद था। अंदर से हंसी की पुरानी गूंज जैसे मिट चुकी थी। कोई जवाब ना मिला। इतने में एक पड़ोसी औरत आई और धीरे से बोली, वो तो कल शाम सामान उठाकर कहीं चली गई, कोई नहीं जानता कहाँ गई है। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि एक लड़का सामने आया। उसने हमें पहचाना और कहा, आप लोग निधि को ढूंढ रहे हैं? पति ने कहा, हाँ, तुम जानते हो वो कहाँ गई? लड़के ने कंधे उचकाए, पता तो नहीं, मगर एक बात जानता हूँ कि निधि का भाई है। इस गिरोह में पैसे वही वसूल करता है। अक्सर गाड़ी लेकर आता था और फिर दोनों गायब हो जाते थे। पति ने मेरी तरफ देखा। आंखों में सख्ती और मायूसी का मिला जुला रंग था। प्यार के नाम पर पाप हुआ है, उसने धीरे मगर ठोस लहजे में कहा। मैंने पहली बार अपनी जुबान से वो शब्द निकाले जो अंदर दबे थे, मैं मुजरिम हूँ मगर अकेली नहीं। ये कहकर मैंने नजरें झुका ली। वो लम्हा ऐसा था कि हमें समझ आ गया
ये मामला सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रहा, ये एक पूरा जाल था जिसमें ना जाने कितनी औरतें फंस चुकी थीं। उसने कहा, हम पुलिस के पास जाएंगे, ये सब खत्म होना चाहिए। मैंने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल के किसी कोने में डर था कि उसके बाद मेरा राज सबको पता चल जाएगा। फिर सोचा शायद यही सजा है। हमने गली से बाहर निकलते हुए आखिरी बार उस बंद दरवाजे को देखा। दरवाजा जैसे हमारी कहानी का एक अध्याय बंद कर रहा था, मगर एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। घर लौटकर वो सीधा माँ के कमरे में गया। मैं पीछे पीछे चलती रही। उसने अलमारी खोली, फिर एक एक करके दराज निकालने लगा। पुराने लिफाफे, दवाइयों के नुस्खे और कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें वो और माँ अलग अलग मौकों पर एक साथ थे। एक कोने में एक फोल्डर सा नजर आया। उसने निकाला और खोला तो अंदर एक कागज था। उस पर सिर्फ लिखा था, मेरा घर बेटे और बहू के संयुक्त नाम रहेगा। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मेरे हाथ कांप गए, आंखों से वो अक्षर धुंधले हो गए। मैंने अपनी सांस को काबू में रखने की कोशिश की, मगर गला सूख गया। उसी दौरान उसने दराज के नीचे से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेज और एक वॉइस नोट थी। उसने प्ले दबाया तो माँ की आवाज गूंजी, नरम और थकी हुई, बेटी अगर कभी मैं ना रहूं तो मुझे याद रखना, मैंने तुम्हें बेटी समझा है। मेरी सांस जैसे कहीं अटक गई। उसने मोबाइल बंद करके धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। फिर बोला, वो तुम्हें अपना घर दे रही थी और तुमने उनसे घर छीन लिया। मैंने मुंह खोला, मगर कोई शब्द नहीं निकल सका। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें तसल्ली के लिए आईं। तसल्ली के शब्दों के साथ साथ उनके लहजे में हल्का सा तंज भी था। एक ने कहा, सास तुम पर बहुत भरोसा करती थी। दूसरी ने धीरे से कहा, भगवान सास की आत्मा को शांति दे, वरना दिल में टीस रहती है। मैं बस मुस्कुराकर पानी का गिलास आगे बढ़ा देती। शाम को हम दोनों बैठे निधि की तस्वीरें, उस बाबा के मैसेज और बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट मेज पर फैलाए हुए थे। उसने कहा, ये सब पुलिस को देना होगा। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, औरों के साथ भी हुआ होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। हमने अगले दिन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर में गिरोह का पूरा तरीका लिखवाया। पुलिस ने कहा, ये लोग काफी दिनों से रडार पर हैं, मगर पकड़ में नहीं आ रहे। मैंने सारी डिटेल दी, यहाँ तक कि वो दिन भी बताया जब मैं पहली बार उस गली में गई थी। मगर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल का बोझ कम ना हुआ। दुख की गिनती में कोई कमी नहीं आई। रात को वो मेरे पास आया और कहा, तुम सच बताओगी या मैं बताऊं? मैंने उसकी आंखों में देखा, वो शक्ति और टूट फूट दोनों का मिला जुला अक्स था। मैंने धीरे से कहा, मैं बताऊंगी, क्योंकि ये सच मेरी त्वचा से लिखा गया है। और वाकई जब मैंने अपने हाथों को देखा तो लगा कि स्याही अब सिर्फ मेरे चेहरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि हाथों पर भी दिखाई देने लगी थी। शायद ये सब मेरे अपने दिमाग की सजा थी, जो मुझे हर वक्त याद दिलाती थी कि मैंने क्या किया है। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे, कागजात ठीक करते, पुलिस के अगले कदम पर बात करते, लेकिन दिल की एक परत में खामोशी थी जो किसी भी शोर में दब नहीं रही थी। मैं अकेले उस गली में दोबारा गई। वही सुनसान रास्ता, वही खाली मकान, मगर इस बार मेरे कदमों में पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी। शायद दिल में माफी के किसी दर की तलाश थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुई तो कमरे का फर्श मिट्टी और धूल से अटा हुआ था। एक कोने में किसी तावीज के जले हुए टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ खत्म कर दिया हो। मैंने वो टुकड़े उठाए, उंगलियां फौरन कालिक से भर गई। कालिक की स्याही मेरी जिद में ऐसे जमी हुई जैसे वो पहले से मेरा हिस्सा हो। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे आईना फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है और उसमें वही काला चेहरा झलक रहा है। मैंने एक टुकड़ा अपनी हथेली पर रखा और फूंक मारी। राख का एक छोटा सा बादल हवा में घूमता हुआ मेरे चेहरे पर आ गिरा। धुआं गले में उतर गया। मैं खांसी के झटकों में दोहरी हो गई और उसी खांसी ने मेरे होठों से स्वीकार करवा लिया। मैं ही थी जिसने चाहा,
कि वो सिर्फ मेरा ही हो, मैं ही थी। जिसने माँ को बीच में समझा। ये शब्द कमरे की खामोशी में गूंज गए। उस वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। मैं चौंकी। पुलिस के 2 सिपाही अंदर आए। एक ने कहा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैंने सीधे शब्दों में कहा, मैं गवाह हूँ और गुनहगार भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुझसे कहा, बयान देना पड़ेगा। मैंने बैठकर सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने नोटबुक में गिरोह के तरीके लिखे कि कैसे वो लोग औरतों को बहलाकर नकली बाबा और तबीज के जरिए पैसा और राज दोनों ले लेते हैं। मैंने अपने फोन से निधि के भाई के नंबर, बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट और चैट हिस्ट्री सब उन्हें दे दी। एक सिपाही ने कहा, ये जानकारी बहुत मददगार होगी। पुलिस वाले जाने ही वाले थे। मेरी नजर कमरे के एक और कोने पर गई। वहां एक पुरानी तेल की बोतल रखी थी, जिसका शायद धूप जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। मैंने बोतल को हिलाया मगर वो खाली थी। बस एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जो उस गली की हर सांस में बसी हुई थी। जाने से पहले मैंने अपने बैग से एक दिया निकाला, उसे जलाया और कमरे के बीच में रख दिया। दिए की लो छोटी थी मगर टिमटिमा रही थी, जैसे किसी मन्नत की पुरानी याद हो जिसे वक्त ने धुंधला दिया हो। लो के साथ मेरा साया दीवार पर लंबा हो गया। मैंने एक लम्हे को सोचा, ये साया अब भी काला है, मगर आईने में जो स्याही थी वो शायद हल्की हो गई। शायद ये पहली सफाई है। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा और दरवाजे से बाहर आ गई। गली में हवा कुछ तेज थी, जैसे वहां का बोझ मेरे कंधों से हल्का हो रहा हो। रास्ते में एक औरत मिली जो मुझे पहचानती थी। उसने कहा, आप यहाँ कैसे आई? ये जगह तो खतरनाक है। मैंने बस इतना कहा, मैं यहाँ से कुछ छोड़ने आई थी। घर वापस आते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे कदम इतने भारी नहीं हैं जितने जाते वक्त थे, मगर ये भी जानती थी कि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक मोड़ है। मैं खामोशी से घर लौट आई, दिल में ये सोच लिया कि अब अपनी कहानी सबके सामने कहनी ही होगी। घर के दरवाजे पर वो खड़ा था, आंखों में टूटा हुआ आसमान लिए। मैंने देखा तो सांस रुकी हुई महसूस हुई। उसने एक लम्हा भी खराब नहीं किया, बस कहा, अब सब सच सुनना चाहता हूँ। मैंने उसके सामने सब कह दिया। निधि, बाबा, तवीज, मेरा डर और मेरा लालच। वो हर बात सुन रहा था, जैसे दिल में नक्श कर रहा हो। मैंने कहा, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया और इसी में सब कुछ खो दिया। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर तुम खुद को कब छोड़ोगी? ये सवाल मेरे दिल के अंदर जाकर लगा। मैंने धीरे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं माँ के नाम पर काम करूं, लोगों को ऐसे गिरोह से बचाऊं ताकि कोई और औरत इस तरह के धोखे में ना आए। वो देर तक चुप रहा और जैसे सोच रहा हो कि मेरे शब्द सिर्फ एक बहाना है, जहाँ वाकई माफी की तरफ कदम। फिर बोला, ये शादी सजा नहीं, जिम्मेदारी है। अगर रहना है तो सच के साथ रहना। उसने ये कहा और कमरे में बारीक खामोशी फैल गई। कुछ दिन बाद हमने मोहल्ले में एक बैठक रखी। विषय था नकली बाबा और घरेलू दूरियों के नुकसान। निमंत्रण खुद बांटे, मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें सब इकट्ठे हुए। मैंने सबके सामने अपनी गलती सुनाई, बताया कि कैसे मैं लालच और असुरक्षा में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी और कैसे उसका अंजाम सबके लिए एक तकलीफ दे निकला। लोग हैरान रह गए, कुछ के चेहरे हैरानी में खुल गए, कुछ ने दुख से सर हिला दिया। बैठक खत्म होने के बाद एक महिला मेरे पास आई और कहा, बेटी, तुम्हारी बात ने मेरी आंखें खोल दी है। मेरा भी दिल चाहता था कि पति सिर्फ मेरा हो, मगर अब समझ आ गया कि उसकी कीमत बहुत भारी होती है। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, खुद पर और रिश्तों पर भरोसा रखो, तावीज़ों पर नहीं। उसी शाम पुलिस ने सूचना दी कि निधि और उसका भाई पकड़े गए हैं। वो एक और मोहल्ले में इसी तरह के खेल में शामिल थे। मैंने उनके चेहरे देखे, वो भी काले थे, शायद सिर्फ पाप की वजह से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की धूल से जो ऐसे लोगों को पनपने देती है। निधि की नजरें मुझसे मिली, मगर उसमें शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ खालीपन था।
रात को मैंने आईने में देखा तो स्याही बहुत कम थी, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शायद कुछ निशान ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि हम कहाँ तक गिर सकते हैं। मैंने दिया बुझाया और दिल में माँ की आवाज सुनी। जब माँ की जगह कम हो जाए, मैंने धीरे से कहा, माँ अब जगह खाली नहीं रहेगी। वो मेरे पास नहीं थी, मगर मैंने महसूस किया जैसे उनका आंचल घर की दीवारों में बुन गया है। उनकी मौजूदगी अब खामोशी थी, मगर मजबूत। मैंने दिल में फैसला किया, अब इस घर में ना झूठ की जगह होगी, ना किसी के लिए भेजा हुआ फासला। ने धीरे से मेरा हाथ थामा, गर्म नहीं मगर ठंडा भी नहीं। ये एक नए आगाज का लम्हा था, जैसे दोनों एक समझौते पर पहुंच गए हों। मैंने दिल में सोचा, ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया सच शुरू हुआ है। ये सच अब हम दोनों मिलकर लिखेंगे, बगैर किसी पर्दे, बगैर किसी तबीज और बगैर किसी डर के। 1 साल बीत गया, आज घर में रौनक थी। आंगन में 20-25 औरतें बैठी थी, सबके हाथों में प्रसाद की पत्तल और चेहरों पर भरोसा। बैनर लगा था, माँ की चौपाल, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज। मैं मंच पर खड़ी थी, माइक हाथ में था, गला पहले जैसा नहीं कांप रहा था। 1 साल पहले मैं भी आप जैसी ही सोचती थी कि तवीज से पति मेरा हो जाएगा, किसी बाबा से पूछूंगी तो घर बच जाएगा। और उस दिन समझ आया, सबसे बड़ा तवीज तो भरोसा होता है और सबसे बड़ा बाबा सच होता है। तालियां गूंजी पीछे से, पति ने पानी का गिलास बढ़ाया। उनकी आंखों में अब वो शंका नहीं थी, सिर्फ इज्जत थी। उसी दिन 2 खास बातें हुई। इंस्पेक्टर साहब आए, बोले आपकी वजह से 3 और गिरोह पकड़े गए, ये लीजिए सम्मान पत्र। मैंने वो पेपर माँ की फोटो के आगे रख दिया, फुसफुसाई, देखो माँ, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया। जेल से एक चिट्ठी आई, निधि ने लिखी थी, दीदी मुझे माफ कर देना। जेल में मुझे समझ आया कि जो रिश्ता झूठ से शुरू होता है वो कभी अपना नहीं होता। आपने समाज का भला किया, मैं प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहो। मैंने चिट्ठी पढ़कर जला दी, राख को गमले में डाल दिया। अब नफरत की कोई जगह नहीं थी दिल में। रात को सब चले गए, घर फिर से शांत। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, स्याही अब बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ एक निशान था, माथे पर बिंदी लाल वाली। पति पीछे आए और बोले, आज बहुत अच्छा लगा, माँ को गर्व होता। मैंने उनका हाथ पकड़ा, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, ये हर उस औरत का है जो टूटने से पहले संभलना चाहती है। खिड़की से हवा आई, साथ में मंदिर की घंटे की आवाज, और मुझे लगा माँ का आंचल सच में अब इस घर की दीवारों में बुन गया है। आखिरी लाइन, जिंदगी हमें गिराती जरूर है, पर उठना हमको ही पड़ता है, और जब हम गिरकर उठते हैं ना, तो अपने साथ 10 लोगों को भी उठा लेते हैं। यही असली माफी है, यही असली पूजा है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय इस कहानी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।